जो वीडियो देख रहा है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अस्पताल के इस खूनी और कच्चे अहाते में बाचा खान के इन चारों तगड़े गंडों को अकेले लोहे के पाइप से धूल चटाने, रूही के साथ उसके छोटे से केबिन में सादगी से निकाह के बंधन में बंधने और उसके बाद उस नए पोश इलाके में किराए के खूबसूरत और बड़े मकान में शिफ्ट होने के बाद मेरी ज़िंदगी ने एक बिल्कुल नया, गहरा और पुरअसरार रुख इख्तियार कर लिया था, और मैं यानी शेरो अब एक बिल्कुल नए रूप में इस शहर की अंधेरी गलियों को चीरने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा था। रूही के दिए गए इस इंतहाई दानिशमंदाना और दौरानदेश मशवरे पर अमल करते हुए मैंने अपना पूरा ज़ाहिरी हलिया यकसर बदल दिया था। मैंने अपने वो पुराने लंबे बाल कटवाकर एक नया और शहरी अंदाज अपनाया था। अपने कपड़ों का इंतखाब बदलकर कीमती और चुस्त लिबास पहनना शुरू कर दिया था, और अपनी उन चमकती हुई तेज़ आँखों पर हमेशा स्याह चश्मा सजाकर मैंने अपनी पुरानी सादगी और पहचान को इस नए किराए के घर की ऊंची दीवारों के पीछे हमेशा के लिए दफन कर दिया था, ताकि बाचा खान, राजा, या मेरा वो सफाक सोतेला चचा सिकंदर खान अगर सड़क पर मेरे बिल्कुल सामने से भी गुजरे तो वो वहम गुमान में भी मुझे पहचान न सके। लेकिन इस बिल्कुल नई पहचान और बदले हुए हलिये के बावजूद मेरे गैरतमंद सीने में लगी वो बदले की आग, अपने बाप के खून का हिसाब बराबर करने का जुनून और मासूम मजबूर लड़कियों को बाचा खान के इस भयानक जंगल से छुड़ाने का अज़्म पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, गहरा और खौफनाक हो चुका था, और मैं बस अपने उस पहले मोहरे का बेताबी से इंतज़ार कर रहा था, जो मुझे बाचा खान की उस काली और नाजायज़ सल्तनत के असल मरकज़ तक पहुंचा सके। यही वो वक्त था जब सरफराज ने, जो कॉलेज के अंदर बाचा खान और राजा का एक बड़ा मुखबिर था, और जिसका मर्दा हुआ ज़मीर मेरी कल की लड़ाई देखकर अब पूरी तरह जाग चुका था, मुझसे दोबारा राब्ता करने की शदीद कोशिश की। वो बेचारा ये बिल्कुल नहीं जानता था कि मैंने अपना रूप और अपना पता पूरी तरह बदल लिया है। लेकिन जब मैंने अपने इस नए ठिकाने से अपने एक ख़ास अस्पताल के बंदे के ज़रिए उस तक एक खुफिया पैगाम और वक्त पहुंचाया, तो वो अपने बूढ़े माँ बाप की जान के खौफ से घबराता हुआ और चारों तरफ चौकनी चौर नज़रें दौड़ाता हुआ मेरे बताए हुए एक इंतहाई वीरान, अंधेरे और सुनसान पार्क में मुझसे मिलने के लिए ठीक वक्त पर पहुंच गया। मैं वहां रात के सायों में एक पुराने बेंच पर खामोशी से बैठा हुआ था और सिगरेट का धुआं हुआ में उड़ा रहा था। जैसे ही वो हाँफता हुआ मेरे करीब आया, उसने मुझे इस बिल्कुल नए, जदीद और कसरती रूप में देखकर एक पल के लिए पहचाना ही नहीं, और खौफ से 2 कदम पीछे हटने लगा कि कहीं ये बाचा खान का कोई नया शॉटर न हो। लेकिन जैसे ही मैंने अपना सियाह चश्मा हल्का सा नीचे करके अपनी उसी पुरानी सर्द, भारी और रोबदार आवाज़ में इसका नाम पुकारा, तो इसके चेहरे का रंग बदला और उसकी आंखों में उम्मीद और पछतावे के आंसू तैरने लगे, और वो फौरन ही मेरे सामने घुटनों के बिल बैठ गया। सरफराज ने हाँफते हुए और अपनी कानपती हुई आस्तीन से माथे का पसीना पोंछते हुए इंतहाई धीमी आवाज़ में मुझे बताया कि शीरो, रेलवे यार्ड में तुम्हारे हाथों बाचा खान के उन दोनों नामोर और नामी ग्रामी शूटर्स की इबरतनाक और खूनी शिकस्त के बाद बाचा खान का गुस्सा, वहशत और पागलपन उस वक्त 7वीं आसमान को छू रहा है, और उसने पूरे शहर के चुपे चुपे पर अपने मुसल्लह झंडे फैला दिए हैं।
ताकि वो तुम्हारा सुराग लगा सके। लेकिन मैं यहाँ बाचा खान के दरबार में बैठकर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा और सच्चा सुराग लाने में कामयाब हुआ हूँ, जो मुझे उनके कारंदों की जासूसी करते हुए मिला है। उसने अपने पुराने कोट की अंदरूनी खुफिया जेब से कागज का एक मुड़ा तड़ा पुराना टुकड़ा निकाला, जिस पर एक पता लिखा हुआ था, और मेरी तरफ बढ़ाते हुए लरजते लहजे में कहा कि शीरो, ये बाचा खान का वो सबसे बड़ा, पुराना और खुफिया अड्डा है, जहां वो शहर भर के गरीब घरानों से अगवा की गई और मजबूर ब्लैकमेल शुदा लड़कियों को लाकर कैद रखता है और फिर उन्हें रात के अंधेरे में आगे किसी दूसरे शहर स्मगल कर दिया जाता है। ये शहर के मुज़ाफ़ाती सनती इलाके में वाक़ एक पुरानी मतरूका टेक्सटाइल मिल है, जिसके बाहर कलाशनकोफ बरदार गंडों का सख्त पहरा होता है, और मुझे मालूम हुआ है कि आज ही रात वहाँ मासूम लड़कियों की एक बिल्कुल नई खेप लाई जा रही है, जिन्हें ब्लैकमेल करके वहाँ कैद रखा जाएगा ताकि उनका सौदा किया जा सके। सरफराज की इस सच्ची और बरवक्त मुखबरी ने मुझे बाचा खान के इस पूरे भयानक और कठिन नेटवर्क के इस असल मरकज़ का सुराग दे दिया था, जिसकी तलाश में मेरी बीवी रूही पिछले कई सालों से अपने अस्पताल में आने वाली ज़ख्मी लड़कियों के ज़ख्म सीते हुए तड़प रही थी। मेरे दिमाग के अंदर एक सेकंड में कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलती चली गईं, और मैं अच्छी तरह समझ गया कि बाचा खान के इस किले और उसके इस खुफिया अड्डे को तबाह किए बग़ैर उसकी ताकत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना अब बिल्कुल नामुमकिन है। मैंने सरफराज के कांपते हुए कंधे पर अपना भारी और तसल्ली बख्श हाथ रखा, उसे आम दिनों की तरह कॉलेज में रहने और बाचा खान या राजा के सामने बिल्कुल नॉर्मल और डरे हुए रहने की सख्त ताकीद की, और फिर वो कागज़ का टुकड़ा अपनी जेब के हवाले करके मैं तेज़ कदमों से अपने इस नए किराए के घर की तरफ बढ़ गया, जहाँ रात का वो महीब, खूनी और पहला मिशन मेरा मुंतज़िर था, जिसका अंजाम इस माफिया की बर्बादी की पहली कड़ी बनने वाला था। जब मैं घर पहुंचा और मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद करके रूही को सरफराज की इस मुखबरी और इस मतरूका टेक्सटाइल मिल के इस पक्के सुराग के बारे में तफसील से बताया, तो इसके खूबसूरत चेहरे पर तशवीश, डर और खौफ की एक शदीद लहर दौड़ गई। उसने चाय का कप एक तरफ रखा और मेरे बाजू को अपने दोनों नाजुक हाथों से मजबूती से थाम लिया और रोते हुए कहने लगी कि शीरो, मैं तुम्हें वहाँ जाने की इजाज़त कभी नहीं दूंगी। वहाँ अकेले जाना सरासर मौत के कन्वे में खुद ही छलांग लगाने के बराबर है। बाचा खान के इस मरकज़ी अड्डे पर दर्जनों असलहा बरदार और बेरहम गंडे हर वक्त मौजूद होते हैं। मैं इस निकाह के अगले ही दिन अपने सच्चे प्यार को खोना नहीं चाहती। मैंने रूही की उन झील जैसी गहरी आँखों को देखा, जिनमें मेरे लिए सच्ची मोहब्बत और फ़िक्र बिखरी हुई थी। मैंने उसे अपने चौड़े और फलादी सीने से लगाया, उसके माथे को चूमा और इंतहाई प्यार और पुरसुकून इत्मीनान से उसे समझाया कि रूही, मेरी जान, अब मैं वो पुराना अकेला शीरो नहीं हूँ जिसे अपनों ने गोली मारी थी। अब तुम्हारी ये पाकीज़ा मोहब्बत और तुम्हारा ये मुकद्दस निकाह मेरी वो सबसे बड़ी ढाल बन चुके हैं, जिन्हें इस दुनिया का कोई बारूद और कोई गोली नहीं तोड़ सकती। और तुम एक डॉक्टर होकर सोचो कि अगर मैं आज रात वहाँ न गया, तो वो मासूम लड़कियाँ कभी अपने घरों को वापस नहीं लौट पाएंगी और हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगी। तुम्हें अपने इस शीरो के बाजुओं पर भरोसा रखना होगा।
मेरी इस गैरतमंद बात ने रोही को खामोश तो कर दिया, लेकिन इसकी खूबसूरत आंखें अब भी मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने रब के सामने दुआगो थीं। और उसी पुख्ता अज़्म के साथ मैंने रात के इस दूसरे पहर अपने इस पहले खुफिया एक्शन की तैयारी मुकम्मल तौर पर शुरू कर दी। रात के ठीक 12 बजे, जब ये पूरा बड़ा शहर नींद की गहरी चादर ओढ़कर बिल्कुल खामोश हो चुका था, मैं स्याह रंग के चस्त और मजबूत लिबास में मलबूस, अपने चेहरे पर स्याह मास्क चढ़ाए, अपनी कमर के पीछे एक देसी कटा ओढ़े और अपने दाएं हाथ में लोहे की एक भारी और नोकीली सलाख लिए इस सनती इलाके की तरफ अपनी तेज़ रफ्तार बाइक पर रवाना हो गया, जहां वो पुरानी टेक्सटाइल मिल वाक़ई थी। फिज़ा में रात की सर्द खनकी और एक अजीब सा खूनी सस्पेंस फैला हुआ था, जो मेरी रगों में दौड़ते हुए खून को गर्म कर रहा था। जैसे ही मैं इस मिल के तारीक अहाते के करीब पहुंचा, मैंने अपनी बाइक की लाइट बंद की और उसे कुछ दूर झाड़ियों और पुराने दरख्तों के पीछे छुपा दिया, और पैदल ही एक काले साए की तरह मिल की ऊंची, जंग आलूद और नोकीली तारों वाली दीवारों की तरफ धीमे कदमों से बढ़ने लगा। मिल के मरकजी लोहे के बड़े गेट पर बाचा खान के 2 मसला चौकीदार खड़े थे, जिनके हाथों में जदीद कलाशनिकोवें चमक रही थी, और वो सिगरेट के धुएं में मस्त होकर आपस में हंस रहे थे। लेकिन मैंने मरकजी गेट के बजाय मिल के बिल्कुल पिछले हिस्से का इंतखाब किया, जहां एक पुरानी खिड़की का बड़ा शीशा टूटा हुआ था, और वहां से अंदर दाखिल होना सिक्योरिटी के लिहाज से आसान था। मैंने अपने जिस्म को लचक दी और एक ही चीते जैसी लचकदार झपट के साथ ऊंची दीवार को पार किया और मिल के अंधेरे, हबज़दा और गिर्द आलूद हॉल के अंदर कदम रखा, जहां पुरानी नाकारा मशीनें अंधेरे में किसी भूत की तरह खड़ी थीं, और छत के एक कोने से पानी के टपकने की धीमी धीमी टप टप की आवाज़ उस सनसनीखेज खामोशी को मज़ीद गहरा और मुहीब बना रही थी। मैं अपने भारी बोटों की आवाज़ को बिल्कुल दबाकर एक साए की तरह लंबी राहदारियों से होता हुआ उस अंदरूनी तह खाने के हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, जहां से मासूम लड़कियों के सिसकन, रोने और पुकारने की धीमी धीमी दर्दनाक आवाज़ें मेरे कानों तक पहुंच रही थीं, और इन आवाज़ों ने मेरे अंदर के गुस्से और गैरत को दुगना कर दिया था। मैं जैसे ही इस बड़े लोहे के तह खाने के मरकजी दरवाजे के पास पहुंचा, जहां इन लड़कियों को जानवरों की तरह कैद रखा गया था, मैंने दीवार की आउट से देखा कि बाचा खान के 3 तगड़े, कसरती और दागदार चेहरों वाले घंडे वहां लकड़ी की कुर्सियों पर बैठे शराब पी रहे थे और ताश खेलते हुए आपस में इन मासूम लड़कियों का सौदा करने और उन्हें आगे सप्लाई करने की गलीज़ बातें कर रहे थे। मेरा गुस्सा उस वक्त अपने आखिरी और जानलेवा दर्जे को छू रहा था। मैंने अपने हाथ की सलाख को मजबूत किया और 1 सेकंड भी ज़ाया किए बगैर इस घने अंधेरे से एक खूनी तूफान की तरह बरामद होकर पहले गंडे की गर्दन के पिछले हिस्से पर अपने हाथ की लोहे जैसी सलाख से ऐसा जोरदार और कारी वार किया कि वो बगैर कोई चीख निकाले या कोई हलचल किए वहीं ज़मीन पर मिट्टी की तरह ढेर हो गया। बाकी दोनों गंडे उस अचानक हमले से चौंक कर अपनी कुर्सियों से उछल पड़े, लेकिन मैंने बिजली की तेज़ी से घूमकर दूसरे गंडे के पेट के नरम हिस्से में एक ऐसी फौलादी लात मारी कि वो कई फुट दूर जाकर लोहे की एक पुरानी और भारी मशीन से सर के बल टकराया। उसकी खोपड़ी फट गई और वो वहीं तड़पने लगा।
आखिरी घंटे ने खौफजदा होकर मुझ पर फायर करने के लिए गुन तानी और उसकी उंगली ट्रैगर पर दबने ही वाली थी कि मैंने अपनी कमर से देसी कट्टा निकाला और सीधा उसके दाएं हाथ पर फायर कर दिया। गोली की एक जोरदार और कान फाड़ देने वाली गूंज उस बंद तहे खाने की दीवारों से टकराकर एक बड़े धमाके की तरह सुनाई दी और गोली लगते ही उसकी गुंद दूर झाड़ियों और कचरे में जा गिरी। मैंने एक ही लम्हे में आगे बढ़कर उसके गले और बालों से पकड़ा और उसका पूरा चेहरा पकी दीवार पर इतने जोर से दे मारा कि वो बेहोश होकर वहीं ठंडा हो गया। मैंने जल्दी से उनके पास पड़े हुए चमड़े के बैग से चाबियों का एक बड़ा गच्छा उठाया और उस बड़े लोहे के लॉकअप का जंग आलूद दरवाज़ा खोल दिया जहां 10-12 मासूम गरीब घरानों की लड़कियां खौफ से एक दूसरे से लिपटी सिसकियां ले रही थीं। उन्होंने जब मुझे इस बिल्कुल नए नकाब पोश और महीब रूप में देखा तो वो और ज़्यादा डर गईं कि शायद उनकी मौत आ गई है, लेकिन मैंने अपना सियाह मास्क अपने चेहरे से हल्का सा हटाकर इंतहाई नरम, शफीक और गैरतमंद आवाज़ में उनसे कहा कि मेरी मासूम बहनों, मुझसे डरो मत। मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ बल्कि मैं तुम्हें इस जहन्नुम से बचाने आया हूँ। बाहर का पूरा रास्ता मैंने साफ कर दिया है। तुम सब बना कोई शोर किए जल्दी से पिछले दरवाजे से यहाँ से निकल जाओ। वो लड़कियां पछतावे और खुशी के आंसू रोती हुई मेरे सामने से हाथ जोड़कर गुजरे और पिछले खुफिया रास्ते से मिल से बाहर रात के अंधेरे में अपने घरों की तरफ भागने लगी और मैंने उनकी इस आज़ादी को अपनी आंखों से देखकर अपने दिल के अंदर एक गहरा और लाफानी सुकून महसूस किया। बादशाह खान के इस सबसे बड़े और महफूज अड्डे को मैंने चंद ही मिनटों में अकेले तबाह कर दिया था और ये मेरा इस शहर में पहला कामयाब बड़ा खुफिया एक्शन था जो इस माफिया की काली सल्तनत की बर्बादी का बाकायदा आगाज बनने वाला था और जिसकी गूंज सुबह तक बादशाह खान के दरबार में पहुंचने वाली थी। उस तमाम खूनी मार के लड़कियों की बाजियाबी और रात के इस पहले खुफिया मिशन की शानदार कामयाबी के बाद जब मैं अपने नए किराए के घर में अपनी बीवी रोही की महफूज और गर्म बानों के घेरे में लौटकर पुरसुकून हो चुका था, तो इस चमकते हुए शहर से बहुत दूर मेरे माजी के एक और इंतहाई तारीक और पोशीदा गोशे में एक बिल्कुल अलग, जज्बाती और जुनूनी तूफान बरपा था, जिसका इल्म अभी मुझे और मेरी रोही को बिल्कुल नहीं था कि वहाँ क्या पक रहा है। ये कहानी और मंजर था शमाइला का, जो मेरे मुखलिस और जिगरी दोस्त की सगी जवान बहन थी और जिसने कुछ ही अरसा पहले अपने जालिम, मकार और शराबी शौहर के रोज़-रोज़ के तशद्दुद से तंग आकर उससे अदालत के ज़रिए बाकायदा तौर पर तलाक ले ली थी और अब वो अपने मेके के एक तन्हा, खामोश और अलग कमरे में अपनी कटी हुई जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी। शमाइला का मेरे साथ माजी में एक ऐसा इंतहाई पोशीदा, गहरा और लर्ज़ाखेज़ ताल्लुक़ सानबंद रह चुका था। वो माजी में मुझसे कई बार छुपकर जिस्मानी और जज्बाती तौर पर वाबस्ता हो चुकी थी और अपना सब कुछ मुझ पर हार चुकी थी। वो मेरी मर्दाना वजाहत, मेरे इस चट्टान जैसे चौड़े और मजबूत जिस्म, मेरी इन कहर बरसाती आँखों और मेरी बेबाक, जरी शख्सियत की इस हद तक दीवानी और पागल थी कि इस तलाक के बाद उसकी ये तड़प और तन्हाई अब एक बाकायदा पागलपन की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, जिसे वो चाहकर भी अपने अंदर दबा नहीं पा रही थी। रात के इस आखिरी और बोझल पहर, जब बाहर तेज और सर्द हुआ चल रही थी
और दरख्तों के पत्ते खिड़की के शीशों से टकरा रहे थे। शमाइला अपने कमरे के नरम, सफ़ेद बिस्तर पर बिल्कुल तन्हा और नियम बरहना हालत में लेटी हुई थी। कमरे की मुद्दम जर्द नाइट लाइट जब उसके रेशमी और बारीक लिबास से झलकते हुए खूबसूरत जिस्म पर पड़ रही थी, तो उसके पूरे वजूद के अंदर एक अजीब सी बेताबी, तपश जाग रही थी, जो उसे एक पल के लिए भी सोने नहीं दे रही थी। और वो बिस्तर पर करवटें बदलते हुए अपने ही नाजुक और गोरे हाथों से खुद को छू रही थी और खुद से ही मस्तियाँ करने में बुरी तरह मसरूफ़ थी, क्योंकि इसके दिमाग और आसाब पर उस वक्त सिर्फ मेरा यानी अपने उसी शीरों का सहर और लमस पूरी तरह सवार था, जिसकी वो तड़प रखती थी। शमाइला ने अपने बिस्तर के बड़े और नरम तकिए को इंतहाई मजबूती के साथ अपने साथ भींच लिया। इसकी सांसें अब हद से ज़्यादा तेज़ और बेतरतीब हो रही थीं, और वो अपनी मखमली आंखें बंद किए इस खूबसूरत पल और रात को अपने जहन के पर्दे पर दोहराने की कोशिश कर रही थी, जब मैंने उसे अपनी बाहों के फुलादी घेरे में लेकर मोहब्बत की बरसात की थी और उसे अपनी वजाहत का एहसास दिलाया था। उसका पूरा जवान वजूद उस वक्त शीरों के उसी पुराने एहसास की गर्मी और तपिश के लिए बुरी तरह तड़प रहा था, और वो खुद से मस्तियाँ करते हुए बार बार धीमी और मदहोश आवाज़ में मेरा नाम यानी शीरो शीरो पुकार रही थी, जैसे मैं उसके बिल्कुल पास खड़ा हूँ। उसने उस तकिए को मेरा वजूद समझकर दीवानगी से चूमा और हवा में अपने हाथ लहराते हुए एक तवील, गहरी और तपिश भरी सांस ली और अपने दिल की तेज़ होती हुई धड़कन को सुनते हुए खुद से बिल्कुल पक्के यकीन और दावे के साथ कहने लगी कि शीरो, मेरी जान, ये पूरी जालिम दुनिया, वो मुकार झूठी सहर, ये समझती है और इस बात पर यकीन कर चुकी है कि तुम अपने इस सौतेले चचा सिकंदर खान की गोली खाकर उस गहरे जंगल में मर चुके हो और हमेशा के लिए खाक में मिलकर ख़त्म हो चुके हो। लेकिन मेरा ये तपता हुआ जिस्म, मेरी ये प्यासी रूह और मेरे अंदर रात के इस पहर जागती हुई ये सच्ची तपिश मुझे ये पक्की गवाही देती है कि तुम इतनी आसानी से मर नहीं सकते और ना कोई तुम्हें मिटा सकता है। उसकी आंखों में इस वक्त एक अजीब सी दीवानी, जुनूनी चमक वाज़े थी, और वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे की इस पुरानी खिड़की की तरफ देखने लगी, जहां बाहर रात का स्याह अंधेरा फैला हुआ था। उसने खुद कलामी करते हुए कहा कि मुझे अपने दिल पर पूरा और पक्का यकीन है, शीरो, कि तुम इस दुनिया में कहीं न कहीं बिल्कुल जिंदा और सलामत हो। तुम्हारा वो जानदार, मजबूत और गैरतमंद वजूद इतनी जल्दी इस मिट्टी में नहीं मिल सकता, और जिस दिन भी तुम वापस आओगे, मैं इस दुनिया की हर रस्म, हर बंधन को तोड़कर तुम्हारी इस मर्दाना बाहों के घेरे में दोबारा लौट आऊंगी, क्योंकि ये शमाइला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है और तुम्हारे ही नाम की प्यास रखती है। वो इस तन्हाई के अंधेरे और बोझल माहौल में भी सिर्फ मेरी यानी अपने उसी शेरों की पुरानी यादों के सहारे अपने उस वजूद की आग को बुझा रही थी, और उसे ये पक्का अटल यकीन था कि उसका शेरो एक दिन उस शहर और माजी के तमाम अंधेरों को चीरता हुआ एक फातेह की तरह उसके सामने ज़रूर बरामद होगा और उसे अपने सीने से लगाकर हमेशा के लिए अपना बना लेगा। और उसी यकीन के साथ वो इस खामोश रात में मेरी यादों के समंदर में गूते खाती चली गई, जहां उसका दिल सिर्फ मेरे लिए धड़क रहा था।